हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में मनी सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। मनी सप्लाई क्या होता है, इम्पोर्टेंस इसका क्या है, कुछ रिलेटेड टर्म है उसको देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट सबसे जो है यहाँ पे कि मेजर्स जो हैं आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं मनी सप्लाई को मेज़र करने के, आपका M0 से लेकर के M4 तक, उसको अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। उसके बाद इसके क्या डिटर्मिनेंट्स है, क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं मनी सप्लाई को, इन सारी चीज़ों की बात हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स सी कि मनी सप्लाई होता क्या है, कहते किसको हैं। तो जो भी वट एवर अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई। जो भी करेंसी सर्कुलेशन में होती है इकोनॉमी में, जो लोगों के हाथों में पैसा होता है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। सिंपल आपको याद रखना कि द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, जनरल पब्लिक, ठीक है, उसको मनी सप्लाई बोलेंगे। ये जो पब्लिक टर्म है इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो, ये जो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक है इसमें और क्या चीज़ें आती है पब्लिक से। तो एक तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि पीपल। सो पीपल में क्या, तो हाउस होल्ड सारे आते हैं, जितने भी आपके हाउस होल्ड फैमिलीज़ हैं वो सब इसमें मतलब नॉर्मल पीपल जितने सारे हो गए। उसके बाद फर्म्स जो हैं जो प्रोड्यूस करती है, जो कंपनीज फैक्ट्रीज होती है वो इसमें आएंगे। लोकल बॉडीज़ जो है वो इसमें आएंगे। कंपनीज, बाकी कंपनीज हमने फर्म में इसको ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये सारे आपके पब्लिक के डेफिनेशन के अंडर ही इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या क्या काउंट नहीं होता है, किस चीज़ को हम एक्सक्लूड कर देते हैं इससे, मनी सप्लाई से। सो फर्स्ट जो भी आपका हेल्ड किया जाएगा मनी विद वोट, विद गवर्नमेंट, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक, जो भी इनके पास रिजर्व के रूप में पड़ा होगा मनी, उसको हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई में नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास जो भी है पैसा जो रिजर्व के रूप में पड़ा हुआ है वो डे टू डे ट्रांजेक्शन के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा इकोनॉमी में। जब डे टू डे ट्रांजेक्शन के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा तो बोलेंगे कि ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है, पब्लिक वाला। ये बस आप ये पॉइंट ध्यान रखोगे तो आपको ये क्लियर रहेगा फंडा। सो इंपॉर्टेंस क्या है मनी सप्लाई का, तो एक करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इकोनॉमी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, दोनों कंडीशन क्या है, प्रॉब्लमेटिक है इकोनॉमी में। कैसे? देखो, अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या लीड करेगा वो, इन्फ्लेशन को। द मोमेंट मनी सप्लाई विल इंक्रीज फ्रॉम अ सर्टेन लेवल, इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि लोगों के पास पैसा खूब है। जब खूब पैसा होगा, लोगों के पास खूब सारी करेंसी होगी, देन दे विल गो टू मार्केट, खूब सारी सॉरी खूब सारी चीज़ें खरीदेंगे वो। जब खूब सारी चीज़ें खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो इससे क्या होगा, बहुत डिमांड बढ़ेगी, अचानक से सर्च कर जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस भी इंक्रीज होगी। डिमांड और आपका प्राइसेस एक डायरेक्शन में चलती है, हमेशा आपको याद रखना है ये इकोनॉमिक्स में। जैसे ही डिमांड बढ़ती है किसी भी गुड्स की या सर्विसेज की, उसकी प्राइसेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ये जैसे ही आपका एक करेक्ट अमाउंट ऑफ इस तरह से मनी सप्लाई आपका उससे ओवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाए, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है, सर्कुलेशन में पैसा है ही नहीं, देन व्हाट पीपल विल डू, वो क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करेंगे ही नहीं। जब बाय नहीं करेंगे तो डिमांड क्या होगी, डिमांड काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड जब डिक्रीज हो जाएगी तो फर्म्स की जो प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होंगे, वो नहीं बिकेगी। तो फर्म्स क्या होंगे, अल्टीमेटली उनको लॉस होगा और वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। जब बंद होना शुरू हो जाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगा, इकोनॉमी जो है वो आपका रिसेशन या फिर डिफ्लेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। इकोनॉमी जो है वो मंदी की तरफ जाने लगेगी। तो ये जो इसमें डिमांड डिक्रीज होने के कारण जो प्राइसेस आपकी डिक्रीज हुई गुड्स एंड सर्विसेज की, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो मनी सप्लाई इंक्रीज भी हो जाए बहुत ज़्यादा तो डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन आ जाएगा आपका। डिक्रीज हो जाए बहुत ज़्यादा तो डिफ्लेशन आ जाएगा। दोनों कंडीशन इकोनॉमी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस करना पड़ेगा, एक मतलब कि एक मेंटेन करना पड़ेगा आपको सप्लाई, जिसपे ना तो प्रॉब्लम हो, ना तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, ना तो डिफ्लेशन हो। आरबीआई इसको करती भी है मेंटेन, ठीक है। चलो, दूसरा क्या है इंपॉर्टेंस इसका मनी सप्लाई का, सो इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स क्या है कि आपका मतलब तीन मेन इंपैक्ट होंगे आपके मनी सप्लाई पे अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो। अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को ही लीड कर रहा होगा बेसिकली, और किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट कर रहा होगा, है ना। तो इंटरेस्ट रेट का क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन होता है। इंटरेस्ट रेट अगर डाउन जाएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
गेटिंग माई पॉइंट। होता कैसे है, सपोज करो कि आरबीआई आपका इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दे, रेपो डिक्रीज कर दे, आपका बैंक रेट डिक्रीज कर दे, ये सारी चीज़ें डिक्रीज कर दे, यानी कि चीप लोन मिलने लगे इकोनॉमी में। जब आरबीआई अपने रेट्स को घटाएगी तो बैंक भी अपने जो लेंडिंग रेट है उसको घटा देंगे, कमर्शियल बैंक वो कम रेट पे लोन देंगे, तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। जब ज़्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई आपका इंक्रीज कर जाएगा। सो हमेशा याद रखना है कि इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे ही आपके आरबीआई ने रेट्स कट किए, इंटरेस्ट रेट कट किए, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। उसी तरीके से आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया तो मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे इंक्रीज होगा तो लोन लेना महंगा हो जाएगा। जब लोन लेना महंगा हो जाएगा देन पीपल विल अवॉइड टेकिंग मोर लोन्स। वो कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो उनके हाथ में पैसा कम आएगा। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई ओवरऑल डिक्रीज होगा इकोनॉमी में। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर? ये है। फिर और यही चीज़ को एज अ टूल भी इस्तेमाल करती है आपका जो आरबीआई होगी मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, चलो उसमें देखेंगे। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बैलेंस अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई हमने देखा इस वाले ही पॉइंट में कि क्या है, ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है तो ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल कम भी हो जाए। ठीक है, एक लेवल ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए, यानी कि एक लेवल ऑफ जो आपका डिमांड है वो चाहिए। थोड़ा सा डिमांड बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आपका दोनों को फायदा है ना, प्रोड्यूसर को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है। क्योंकि जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे, फॉर्म्स बढ़ेगी, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, गवर्नमेंट को अपना टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा आएगा, तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो आपकी बूस्ट करेगी। सो एक बैलेंस आप यहाँ पे बना करके मनी सप्लाई को चलना होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बूस्ट दी आपका जीडीपी और टू बूस्ट दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मनी सप्लाई को समझने के लिए आपको दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला है आपका सीआईसी, करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन में जो भी फिजिकल आपके मतलब कि कैश का फॉर्म होता है, चाहे वो कॉइन्स हो आपका, चाहे वो नोट्स हो, इकोनॉमी में जो पब्लिक के पास है वो इसमें होगा। और प्लस इसमें जो डे टू डे कैश होता है बैंकों का, जो उसके वॉलेट में पैसा होता है। देखो बैंकों को कुछ अपना जो कैश है वो डेली जब वो अपना यहाँ पे ब्रांच खोलते हैं तो कुछ लोग पैसा लेने आते हैं, तो उनको देने के लिए कुछ पैसा उनको वॉलेट में रखना पड़ता है डे टू डे कैश के रूप में, कि जैसे ही लोग अपने खाते से अकाउंट से पैसा निकालना है तो उनको दे। आप जैसे जाते हो डेली और जाकर के अपना पैसा निकालते हो, 10,000 20,000 आपको जरूरत पड़ेगी, जाकर के निकाल लोगे, चाहे आप एटीएम से निकाल लो, तो ये पैसा बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ता है डे टू डे कैश के रूप में। तो दोनों को ऐड कर दो, जो भी नोट्स एंड कॉइन्स है पब्लिक के पास, फिजिकल कैश जो है बेसिकली वो, और डे टू डे आपका कैश है बैंकों के पास, इसको कहेंगे हम लोग करेंसी इन सर्कुलेशन। द सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट। अब बैंकों में टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट होते हैं, फर्स्ट डिमांड डिपॉजिट और दूसरा है आपका टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि व्हेनेवर यू विल गो टू द बैंक और डिमांड करोगे आप अपने पैसे को, वो आपको मिल जाएगा, आपके डिमांड पे वो पैसा अवेलेबल होगा, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे जो भी पैसा आपके करंट अकाउंट में होता है, सेविंग अकाउंट में होता है बैंक में, उसको क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट। फिर क्या है, एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट, यानी कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आप उसको क्या करोगे, निकाल लोगे। जैसे अगर आपने पैसा 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए फिक्स कर दिया तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट उस पर मिलेगा, लेकिन क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही फिर आपको मिलेगा वो, जितना साल के लिए आपने फिक्स किया होगा। तो इसको टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। जो भी आपका एफडी में पैसा होता है, आपका आरडी में पैसा होता है। आरडी क्या होता है आपका कि एक फ्रीक्वेंसी पे पैसा आपका जाता रहेगा, जैसे मंथली आपका चला गया, आपके खाते में जो है वो अकाउंट में जमा होता रहेगा, तो वो आरडी है। ठीक है, तो ये एफडी आरडी का जो पैसा है ये आपका टर्म डिपॉजिट में आता है, टाइम डिपॉजिट में आता है, और ये आपका डिमांड डिपॉजिट में आता है। तो दो टाइप ऑफ डिपॉजिट है। तो जो भी आपका पैसा डिमांड डिपॉजिट में है या फिर टाइम डिपॉजिट में है, ठीक है, वो भी पैसा क्या होगा आपको यहाँ पे मनी सप्लाई में चूंकि काउंट हो रहा था, तो ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी था कि क्या होता है आपका डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप मैच्योरिटी से पैसे पहले निकालते हो, जैसे 2 ईयर के लिए आपने फिक्स करवाया है और आपने 1 ईयर में उसको तोड़ दिया, तो उसको आप पे मतलब कुछ पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज नेट डिपॉजिट। नेट डिपॉजिट क्या है कि सिंपल आपको जो भी पब्लिक के पास डिपॉजिट्स है, जो भी लोगों का पैसा बैंक में डिपॉजिट है, सिर्फ आपको उसी को काउंट करना पड़ेगा। क्लियर? जो इंटर बैंक डिपॉजिट है, जो बैंकों का पैसा दूसरे बैंक में पड़ा हुआ है, जैसे पीएनबी का पैसा एसबीआई के पास कुछ पड़ा होता है, ठीक है, जो भी अपना वो ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी रीजन से करें, बट उनका पैसा कुछ ना कुछ दूसरे बैंक के पास पड़ा होता है, तो ये जो इंटर बैंक डिपॉजिट है इसको काउंट नहीं करना है। वाई? बिकॉज इससे डबल काउंटिंग हो जाएगी। इस चीज को, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए क्यों नहीं करते? कैसे डबल काउंटिंग हो जाएगी? बैंकों के पास किसका पैसा है?
जो लोगों ने डिपॉजिट किया है, पब्लिक ने डिपॉजिट किया, वही तो पैसा है। उसी में से कुछ पैसा जब बैंक के लिए, मतलब बैंक के लिए कैपिटल बन जाता है, उसी को पैसा को घुमाते हैं वो, चाहे लोन के रूप में घुमाए चाहे किसी के रूप में घुमाए वो। तो उसी में से एसबीआई ने मान लो कुछ पैसा पीएनबी के पास रख दिया, तो अल्टीमेटली किसका पैसा था? पब्लिक का ही पैसा था, वो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। ठीक है, अगर फिर से हमने इंटर बैंक डिपॉजिट काउंट किया तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। इस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पे सिर्फ नेट डिपॉजिट काउंट करते हैं। ठीक है, जो पब्लिक के पास पैसा है। चलो, ये टर्म समझ लिया आपने, अब आपके लिए समझना ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ सी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो ओवरऑल सप्लाई है मनी का इकोनॉमी में, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, क्या क्या मेजर्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। 1977 में आरबीआई ने 4 जो है आपके स्टैंडर्ड्स यूज़, मतलब कि इंट्रोड्यूस किए, जिसके हेल्प से आप मेजर कर सकते हो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को। कौन कौन से थे वो? M1, M2, M3 एंड M4। क्या होते हैं समझते हैं। सबसे पहले M1 को नैरो मनी भी कहा जाता है। इसमें आपका इसका कंपोनेंट देखो, जो भी करेंसी है किसके पास? पब्लिक के पास। ठीक है, इसको काउंट करेंगे। उसके बाद जो भी डिमांड डिपॉजिट है आपका किसके पास? बैंकिंग सिस्टम में। डिमांड डिपॉजिट का मतलब जो करंट अकाउंट में पैसा है और सेविंग अकाउंट में पैसा है, इसमें जो भी पैसा पब्लिक का रखा हुआ है वो इसमें इंक्लूड करेंगे, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। बहुत जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बट ये भी इसमें इंक्लूड होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब कि आरबीआई के पास कुछ पैसा होता है, सपोज आईएमएफ की एक करेंसी है एसडीआर जिसको बोलते हैं, वो आरबीआई के पास होता है। कुछ गवर्नमेंट का पैसा होता है, कुछ और चीज़ें, मतलब कि जो अदर सेंट्रल बैंक है दूसरी कंट्री की, जैसे फेडरल रिजर्व हो गया, उसका कुछ पैसा आरबीआई के पास हो सकता है। ठीक है, तो ये अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई में आता है। तो इसको काउंट करते हैं हम लोग किस में? M1 में। सेकेंड इज M2। तो M1 का जो टोटल कंपोनेंट है, 1 सेकेंड, M1 का पूरा ये जो कंपोनेंट अभी हमने देखा, इसको क्या करो, इधर ले आओ। इसमें बस ऐड कर देना है क्या? जो भी सेविंग डिपॉजिट है किसके साथ? जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होते हैं। देखो, पोस्ट ऑफिस क्या करती है, एक कुछ पैसे डिपॉजिट भी लेती है पीपल्स के, पब्लिक का। आप कुछ पैसे जमा करते होगे पोस्ट ऑफिस में, तो एक तरह से सेविंग बैंक की तरह काम करती है। तो वो डिपॉजिट जो लोगों ने वहाँ पे जमा किया है सेविंग के रूप में, उस डिपॉजिट को जो कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में, उसको अगर M1 में आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? M2 बन जाएगा। क्लियर? फिर M3 क्या होता है कि अब M1 को आप ले आओ। ये भी पोस्ट ऑफिस वाला इधर हटा दो, ये पोस्ट ऑफिस वाला इसमें नहीं करना है। M1 को लाओ, M1 को हम ले आए। उसके बाद M1 में क्या किया था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ऐड था जो बैंकों में था। यहाँ पे क्या करना है कि जो बच गया था कौन? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को आपने ऐड कर देना है, एफडी को, आरडी को, जो भी पैसा आपने रखा है उसमें। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम में जो आपका टाइम डिपॉजिट था उसको हमने किस में ऐड किया? M1 में। तो बन जाएगा क्या? M3। इसको बोलते हैं ब्रॉड मनी। बस इसमें एक कॉशन है कि लोग अनकॉन्शियसली इसमें जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वाला पैसा होता है वो भी इसमें उनको लगता है कि ये इंक्लूड हो गया। नहीं, इसको हमको एक्सक्लूड करना है। जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में पैसा है, जो डिपॉजिट है, इसको M3 में टच भी नहीं कर रहा। सिर्फ M1 को ले आओ, टाइम डिपॉजिट जोड़ दो, क्योंकि उसमें हमने टाइम डिपॉजिट को छोड़ दिया था। क्लियर? M3 हो गया। M4 क्या होता है? अब लेके आओ M3 को। तो M3 में हमने क्या छोड़ दिया है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वाला जो पैसा था वो हमने छोड़ दिया है। तो M3 को यहाँ पे लाएंगे, यानी कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ले आए, M3 बन गया ये। उसके बाद जो टोटल डिपॉजिट होगा विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, उन सब को क्या करेंगे? किसी भी तरह का डिपॉजिट होगा वो सब को पोस्ट ऑफिस में, इसको हम लोग जोड़ देंगे किस में? M3 में। तो वो क्या बन जाएगा? M4 बन जाएगा। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जो NCS में, NSC में पैसा होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, किसान विकास पत्र में जो आप पैसा लगा होता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट में जो पैसा लगा हुआ है जो पोस्ट ऑफिस में है, उसको नहीं जोड़ना है, उसको एक्सक्लूड कर देना है उससे। ठीक है, M4 को काउंट करते वक्त बस इतना ध्यान रख लेना है। सो लिक्विडिटी कई जगह पे आपसे पूछी जाएगी कि किसके लिक्विडिटी किससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका M1 का सबसे ज़्यादा होगा और M4 का सबसे कम होगा। जैसे जैसे आप M1 से M4 की तरफ जाओगे, लिक्विडिटी आपकी घटती जाएगी। लिक्विडिटी मीन्स कि द एज ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश ऑफ समथिंग, कितनी जल्दी आप उस असेट को कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे कैश खुद कैश है, खुद लिक्विड है, बहुत सबसे मोस्ट लिक्विड होगा वो। ठीक
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे M1, M2, M3 और M4 में आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द मोस्ट लिक्विड, विच वन इज द लेस्ट लिक्विड, तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, M4 सबसे कम लिक्विड है। फिर एक M0 है, उसको हमने छोड़ दिया। देखो M0 क्या होता है, इसको बोलते हैं सबसे पहले रिजर्व मनी या फिर बेस मनी, बिकॉज ये एक्ट करता है एज अ बेस, हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। ये आपके पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो मनी क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन है या फिर मॉनेटरी बेस के रूप में जो है वो काम करता है। कौन? M0 आपका। इसमें इंक्लूड होता है आपका करेंसी सर्कुलेशन CIC, जो पीछे हमने देखा जो जिस टर्म को, क्लियर। प्लस इसमें फिर जोड़ो CIC में जो बैंकों का डिपॉजिट है, किसके पास? RBI के पास। जैसे बैंक कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो CRR का मसला हो चाहे कुछ और हो, तो CRR का पैसा सपोज बैंक में ने डिपॉजिट किया RBI के पास, तो वो इसमें आपका काउंट कर देंगे। फिर जो अदर डिपॉजिट विद RBI है वो आपको इसमें काउंट करना है, तो क्या हो जाएगा? M0। फिर से CIC जो बैंकों का डिपॉजिट है RBI के पास, प्लस RBI का डिपॉजिट है, मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI जो है, जो हमने देखा इस पे भी, यहाँ पे अदर डिपॉजिट था, यहाँ पे भी है, तो ये आपको क्या करना है? जोड़ देना है, M0 बन जाएगा। हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, बेस मनी इसको बोलते हैं। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस पर। ये जो M1 है, नैरो मनी है, ये क्या करता है कि सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है डेली ट्रांजैक्शन में पूरी के पूरी इकोनॉमी में। किसका? M1 का। वाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विड यही है ना। M3 के बारे में आपको याद रखना है कि इसको एज अ मेट्रिक यूज़ किया जाता है इंडिया में, जब हम लोग मनी सप्लाई को मेजर करते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाते हैं। तो यानी कि RBI के द्वारा जिस मेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसका इस्तेमाल किया जाता है? किस मेजर का? M3 का मेजर किया, मतलब M3 का यूज़ किया जाता है। इसको रिकमेंड किया था किसने? चक्रवर्ती कमेटी ने, जो 1982 में बना था। उसने कहा कि आपको आपकी जब पॉलिसीज आप बनाते हो, RBI को रिकमेंड किया, गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि जब आप पॉलिसी बनाते समय मनी सप्लाई को मेजर करते हो, तो ये जो 4 मेजर हैं, 5 मेजर, इसमें से आप किसको रिकमेंड करो, मतलब किसको यूज करो? M3 को आप यूज करो। और M4 के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे ब्रॉडेस्ट मेजर है ये, क्योंकि M3 के अलावा इसमें जो पोस्ट ऑफिस वाला पैसा है ये भी इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या है? ये लीस्ट लिक्विड है। क्लियर? चलो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके मनी सप्लाई को, ठीक है, तो देखते हैं। 4 मेन फैक्टर है। सबसे पहला है आपका RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें क्या करता है RBI की, डिपेंड करता है कि उसमें कंडीशन क्या है, इन्फ्लेशन की कंडीशन है, डिफ्लेशन की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, तो उसके हिसाब से RBI मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, यानी कि मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी। थ्रू व्हाट? थ्रू सर्टेन आपके रेट्स एंड रेशियोज में जैसे CRR होता है, आपका SLR होता है। इसमें जैसे CRR का क्या है कि कुछ, SLR का भी, दोनों का मतलब वही है फंडा, कि आपको कुछ सर्टेन पोर्शन ऑफ डिपॉजिट आपको रखने पड़ेंगे एज अ रिजर्व, चाहे RBI के पास रखो चाहे अपने पास रखो। CRR को RBI के पास रखना पड़ता है, SLR को खुद के पास रखना पड़ता है बैंक का। यानी कि अगर 100 रुपीज़ बैंक के पास आए तो उसमें जितना भी, जैसे सपोज करो 4% अभी CRR है, 18% SLR है, तो 22 रुपीज़ आपको नहीं देने हैं कहीं भी लोन वोन में, ये रिजर्व के रूप में रखना है आपको। एंड 78 रुपीज़ जो आपके बचेंगे वो क्या करना है आपको? लोन के रूप में देना है। तो इन केस अगर RBI इसको इंक्रीज कर दे, 22 से ज़्यादा कर दे, मान लो कि 40 कर दे, तो अब जो 78 पहले बच रहा था बैंकों के पास, अब कितना बचेगा? ओनली 60 रुपीज़। यानी कि बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। जब बैंक कम पैसा देंगे, इकोनॉमी में लेंड करेंगे, तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, मनी सप्लाई इवेंचुअली डिक्रीज करेगी। तो किससे किया RBI ने? ये जो रेशियोज थे दो, CRR और SLR, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके किए। जब इसको CRR को इंक्रीज कर दिया जाएगा SLR को, तो क्या होगा? मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। जब इसको डिक्रीज किया जाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस समय बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा। अगर इसको 22 से कर दे आपका 10%, मतलब 10 हो जाए दोनों मिला करके, तो बैंक विल हैव 90 रुपीज़ टू लेंड नाउ। तो ये होता है। उसी तरीके से आपका OMO होता है। एक मिनट, लेट मी रेज दिस। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। इसमें भी वही चीज़ करती है RBI कि RBI के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, जब उसको आपके मार्केट से पैसे खींचने होंगे या फिर मार्केट में पैसे इन्फ्यूज करने होंगे, तो क्या करेगी? सेल या फिर बाय करेगी। जब RBI बाय करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, बाय मतलब जो बैंकों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, RBI क्या करेगी? उसको ले लेगी अपने पास, है ना।
तो आरबीआई जब अपने पास ले लेगी तो बदले में क्या देगी, पैसे देगी बैंकों को। जब बैंकों को पैसे देगी तो बैंक विल हैव मोर मनी देन अर्लियर। बैंकों के पास अब ज़्यादा पैसा आ गया क्योंकि आरबीआई ने दिया है, किसके बदले, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले, खरीद लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंकों का। तो जब पहले से ज़्यादा पैसा बैंकों के पास होगा तो बैंक एक्चुअली उस पैसे को क्या करेंगे, इकोनॉमी में देंगे, लोगों को क्रेडिट के रूप में, लोन के रूप में देंगे। तो इकोनॉमी में क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। उसी तरीके से आपका जब ये बाय की जगह सेल करेगी, जो आपका आरबीआई के पास होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो सेल कर देगी किसको, बैंकों को। तो बैंक क्या करेंगे, अब खरीदेंगे। तो जब बैंक खरीदेंगे तो बैंक कुछ पैसा देंगे आरबीआई को, किसके बदले, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के बदले। तो बैंकों के पास पैसा क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो कम लोन देंगे इकोनॉमी में, कम लोन देंगे तो मनी सप्लाई इवेंचुअली क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। क्लियर। तो ये आपका आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो फर्स्ट फैक्टर है आपको इन्फ्लुएंस करता है किसको, मनी सप्लाई को। दूसरा क्या है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जितना ज़्यादा लोन देते हैं पब्लिक को, इस प्रोसेस को हम लोग क्रेडिट क्रिएशन के नाम से जानते हैं कि द मोर लोन कमर्शियल बैंक विल गिव टू द पब्लिक, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा, उतना ज़्यादा लोन का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसको क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, सिंपल। तो जितना ज़्यादा कमर्शियल बैंक लोन देगी पब्लिक को, यानी कि पब्लिक के हाथ में उतना ज़्यादा पैसा आएगा। तो जब ज़्यादा पैसा आएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि मनी सप्लाई हाई हुआ है। जब कम लोन देगी कमर्शियल बैंक पब्लिक को तो मनी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी में देखा हमने ये चीज़ कि कैसे रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके कमर्शियल बैंकों को इन्फ्लुएंस कर रही थी आरबीआई मॉनेटरी सप्लाई के थ्रू, है ना। तो ये हुआ आपका थर्ड फैक्टर है खुद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों पीछे रहेगी, गवर्नमेंट को कुछ करना है। तो जब क्या करती है, मनी सप्लाई जितना भी, मान लो कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, मान लो 100 रुपीज़ मनी सप्लाई इंडिया में है। अब गवर्नमेंट इसमें से 40 रुपीज़ क्या करे, बोरो कर ले, उसको कुछ ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ की, तो गवर्नमेंट ने पैसे निकाल लिए एक तरह से इकोनॉमी से, बचा कितना, 60 रुपीज़ सिर्फ बची है इकोनॉमी में। यानी कि मनी सप्लाई क्या हो गया, 100 से 60 हो गया, डिक्रीज हो गया। तो गवर्नमेंट जब बोरो करती है आपका मनी, तो लिक्विडिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि ओवरऑल मनी सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज होता है इकोनॉमी में। वहीं जब गवर्नमेंट इस पैसे को स्पेंड करेगी तो वापस ये कैश किसके पास पहुंचेगा, पब्लिक के पास ही तो आएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, कुछ स्कीम्स चलाएगी, तो अल्टीमेटली वो पैसा पब्लिक के पास घूम करके आ जाएगा स्कीम के थ्रू। या फिर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, रोड्स बना रही है, तो लोगों को हायर करेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर होंगे, उनके पास पैसा आएगा, वो अल्टीमेटली लोगों के पास पैसा आ गया, तो मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बस दो ही कीवर्ड याद रखने हैं, गवर्नमेंट बोरो मतलब डिक्रीज मनी सप्लाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब इंक्रीज मनी सप्लाई। ठीक है। फोर्थ फैक्टर क्या है आपका, फॉरेन इन्फ्लोज। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो किसी चीज़ को आपने सेल किया, ठीक, इंडिया ने, तो बदले में पैसा लेते हो, ठीक है, तो एक्सपोर्ट से हमें पैसा मिलता है, तो मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ एफडीआई वगैरह जो आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उससे भी क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। तो एक्सपोर्ट से और आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसको आने से मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। इसका उल्टा अगर हम करें तो जब हम इंपोर्ट्स करते हैं तो पैसा हम किसी को देते हैं। अगर हमने पेट्रोल खरीदा सऊदी अरेबिया से तो हमने पैसा दिया सऊदी अरेबिया को, तो हमारे यहाँ का पैसा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, घटा। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो मनी सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।